जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस फिर एक नई वीडियो में। तो भाई आप सभी लोगों की भाई बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर आप जल्दी से एसएससी जीडी 2025 की जीके और जीएस की बुक में से आप हमें भारतीय संविधान का चैप्टर जल्दी से स्टार्ट कर दो। भाई आप लोगों की भाई बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स थी। तो भाई भारतीय संविधान सेशन आज से हमारा स्टार्ट हो चुका है और इससे पहले दोस्तों हमारी 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और भाई इनकी जितनी भी क्लासें हुई हैं वो सारी क्लासेस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो प्लेलिस्ट को जाकर आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा, जो भी आपको जिस भी टॉपिक की वीडियो चाहिए वो आपको मिल जाएगी। तो आज दोस्तों हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है भारतीय संविधान, और इसको हम भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। भारतीय भारतीय राज्य व्यवस्था, सॉरी अर्थव्यवस्था तो अलग हो जाएगी, इकोनॉमिक्स। हम इसको भाई भारतीय राज्य व्यवस्था के नाम से भी इसको इस चैप्टर को हम जानते हैं। तो भाई भारतीय राज्य व्यवस्था या हम भारतीय संविधान भी इसको कह सकते हैं। तो भाई आज हम भारतीय संविधान के टोटल आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। कहाँ से भाई? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चन हम आपसे आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम टोटल भारतीय संविधान के 30 तक के क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उसके बाद जब इसके हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 31 से बाकी के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज केवल जो चर्चा होगी केवल 30 प्रश्नों पर होगी। उसके बाद ऐसे ही हम पर डे आपके पेज बाय पेज नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम ऐसे ही कंप्लीट कराते रहेंगे। तो चलिएगा भाई, अपने सेशन को हम बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। तो सभी लोग भाई क्लास में आ जाओ, वीडियो को शेयर कर दो ताकि सभी लोग क्लास में जुड़ सकें। ठीक है भाई, और जिन लोगों ने हमारी अभी तक हिस्ट्री की क्लास नहीं देखी है, ज्योग्राफी की क्लास नहीं देखी, तो भाई प्लेलिस्ट में जाके आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और भारतीय की जनगणना 2011 की भी क्लासेस हो चुकी है, उसको भी नहीं देखा तो भाई देख लेना। तो आज से हमारा संविधान का टॉपिक स्टार्ट होता है, तो सभी लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना भाई, क्योंकि संविधान चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है भाई। आप सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो आपके यूपीएसआई वाले हो, चाहे एसएससी जीडी वाले हो, चाहे यूपी पुलिस वाले हो, या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हो, भी सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है भाई, तो चलिएगा दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट के अपने सेशन को करते हैं स्टार्ट। भाई मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है कि हम भारतीय संविधान को भारतीय राज्य व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के नाम से भी हम इसको जानते हैं, आप सभी को पता होगा। तो चलिएगा भाई, इसमें हम पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। भाई इसमें आपके हर एक क्वेश्चंस की आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हर एक क्वेश्चंस की उसमें व्याख्या सहित उसमें बताया गया है। सबसे अच्छी बात यह है। तो भाई इन पर हम व्याख्या की भी चर्चा करेंगे आप लोगों से। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे आप सभी लोग और उसके बाद हम इसकी व्याख्या पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। यहाँ पे दिया गया कि भारतीय संविधान जो एक न्यायाधीश होता है उसको हटाने के लिए क्या कह रहा है। और ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी 2024 20 फरवरी को एग्जाम का लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आपके एग्जाम का ही है भाई, 2024 में जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है कि न्यायाधीशों को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान न्यायाधीश को हटाने के लिए कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। भारतीय संविधान केवल उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। भारतीय संविधान न्यायाधीश को हटाने के लिए बहुत लचीली प्रक्रिया निर्धारित करता है। तो भाई इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका जो सबसे बेस्ट आंसर है वो है आपका भाई ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कि जो भारतीय संविधान है ये न्यायाधीश को हटाने के लिए कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। अब यहाँ से इसकी हम पूरी व्याख्या के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा। तो भाई सबसे पहले तो भाई ये तो आप याद रखो कि भारतीय संविधान न्यायाधीश के लिए क्या करेगा। भाई देखो, मैं आपको एक बात फिर से बता देता हूँ, मैं हर बार वीडियो में यही बोलता हूँ कि आपको शुरू से लेकर हमारे साथ एंड तक जुड़ना है, चाहे जीके की क्लास हो या वो आपकी हिंदी की क्लास हो या अन्य सब्जेक्ट की क्लास हो। यदि आप शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहे तो भाई यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाओगे, ये मेरी गारंटी है। और चीज़ों को याद करवाने की भी मेरी गारंटी है। मैं आपको इस वीडियो में, आप आज की वीडियो में हम जितना पढ़ेंगे 100% पढ़ेंगे और 100% का भाई लगभग लगभग 90% यानी कि 90% मैं आपको इस वीडियो में रहते ही चीज़ें याद करवा दूंगा। बस आप केवल शुरू से लेकर चीज़ों को देखते रहो, सुनते रहो, समझते रहो और कॉपी पेन लेकर नोट्स बनाते रहो, जो मैं पॉइंट्स यहाँ से बोलूँगा। अब देखो, यहां से आपको एक पॉइंट लिख लेना है कॉपी में, आर्टिकल 124(4). अब भाई आर्टिकल 124(4) भारतीय संविधान में क्या कहता है भाई, इसमें न्यायाधीश को हटाए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। अब एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन आप लेगा, उससे बहुत अच्छा क्वेश्चन कर लेगा कि बताएगा कि न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है या किस आर्टिकल में है। तो आप बताओगे आर्टिकल 124 में है। ठीक है, अब ये चीजें आपको याद रखनी होगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका यहां से ये निकल के आ जाता है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे इसमें क्या कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश वी रामास्वामी महाभियोग का सामना करने वाले ये पहले न्यायाधीश थे जिन्होंने लोकसभा में ही गिर गया था। हालांकि यह प्रस्ताव लोकसभा में ही गिरा था। तो वो कौन थे भाई? तो इनका नाम याद रखो, वी रामास्वामी। वी रामास्वामी, इन पर क्या लगाया गया था? तो एक न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के, इन पर महाभियोग लगाया गया था। क्या चलाया गया था भाई? महाभियोग का ये सामना करने वाले पहले न्यायाधीश बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो वहां से हमने अभी तक पहले क्वेश्चन में क्या सीखा? पहले क्वेश्चन में ये सीखा कि जो आपका न्यायपालिका का जो आपका जो न्यायाधीश है उसको हम कैसे हटाएंगे भाई? आर्टिकल 124(4) से उसको हटा सकते हैं। आर्टिकल आपको याद रखना है। पहले कौन थे न्यायाधीश जिन पर महाभियोग लगा? तो वो थे वी रामास्वामी। उम्मीद करती हैं दोनों पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। याद हो गए हो तो आगे बढ़ो। मैं एक पॉइंट को कम से कम 2 से 3 बार रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। अब ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट लगाओ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट लगा लो। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट लगा लो। क्यों लगाया भाई इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अपने आप में हर एक प्रैक्टिस सेट में सबसे ज़्यादा बार इस क्वेश्चन को देखा है, कई बार एग्जाम में आता है। भाग 4A के अनुसार माता पिता या संरक्षक कितने वर्षों तक के आयु वाले अपने यथास्थिति बालक, जब बालक की बात की जाती है या इसके प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा की यदि हम बात करते हैं तो उसमें हमेशा 6 से 14 वर्ष के बच्चों का नाम जरूर आता है। कितने वर्ष के? तो आप कहोगे सर 6 से 14 वर्ष के। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे किस में आते हैं? ये भारतीय संविधान के भाग 4A में इन्हें दर्शाया गया। तो हमेशा याद रखो 6 से 14 वर्ष। अब बात करते हैं संविधान संशोधन के बारे में कि जो ये 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं ये आपके शिक्षा के लिए 86वां संविधान संशोधन 2002 को, कौन सा माह? 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करे। आप सभी जानते हो कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनमें ऑलरेडी लिखा होता है कि सब पढ़ें सब बढ़ें। उसका स्लोगन भी देखा होगा, पेंसिल पे बैठे रहते हैं ना, तो भाई इनके स्लोगन भी आपको याद रखना है। तो भाई उसमें लिखा रहता है कि 6 से 14 वर्ष आयु तक के वर्षों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लिखा रहता है भाई सरकारी स्कूलों में। तो उसी में कहा गया कि ये प्रावधान संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 51 में 11वें मौलिक कर्तव्य तथा अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों में इसे जोड़ा गया है। बात समझ में आ गई? तो यदि आपसे भाग बहुत पूछता कि भाग 4 है तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की जो अनिवार्य शिक्षा है वो किस भाग में है? तो आप कहोगे सर भाग 4 में है। उम्मीद करते भाई आपको ये पॉइंट याद हो गया होगा। नेक्स्ट, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है भाई। मतलब कि भारत का जो संविधान है ये संविधान सभा ने ये कब अपनाया है, कब स्वीकार किया है भाई, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए, तो सभी लोग आंसर करके बताएंगे भाई। सभी लोग कमेंट करके आंसर बताओ भाई, संविधान सभा को भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो आप कहोगे सर 26 नवंबर 1949 को। कब दोस्तों? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा ने अपनाया, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है भाई, चलिएगा आगे चले भाई। 19 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? तो आपको सर देश आज़ाद हुआ था। इसमें क्या हुआ था भाई? देश हमारा आज़ाद हुआ था भाई। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? देश लागू हुआ था। क्या हुआ था भाई? 1950 को देश लागू हुआ था और इसको हम गणतंत्र दिवस कहते हैं और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कहते हैं भाई। बेसिक पॉइंट याद होंगे। चलिएगा भाई आगे चलते हैं इसके आपके थ्योरी पर। इसकी थ्योरी क्या कह रही है भाई? थ्योरी कह रही है कि संविधान सभा का गठन जो होता है यह आपके कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर किया गया है। तो संविधान सभा का गठन जो हुआ वो किस पर हुआ? तो आपको सर कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर। संविधान सभा की पहली बैठक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ से निकल के आता है, तो इसको नोट कर रहे कॉपी में सभी लोग कि भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। तो कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 में। कहाँ पर हुई थी? तो दिल्ली बताएंगे। सभी को याद होगा, ये बेसिक पॉइंट है भाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि सर ये मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला। तो भाई ये तो ऑलरेडी सभी को पता होना चाहिए कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में आयोजित की गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक के जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया था। याद रखेंगे भाई, संविधान सभा की पहली बैठक के सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट, 11 दिसंबर 1946 को
संविधान सभा की जब दूसरी बैठक हुई, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। पहली बैठक हुई, यहाँ से देखो याद रखो, पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946, जस्ट उसके 2 दिन बाद। पहली बैठक 9 को और दूसरी बैठक जस्ट उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष दोस्तों इन्हें निर्वाचित किया गया था। उसमें कौन थे? तो आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे पहली बैठक में, जो कि सबसे वृद्ध वृद्ध कैटेगरी में रखे गए थे, कि सबसे ये वृद्ध थे, वृद्ध सदस्य चुने गए थे। और 11 दिसंबर 1940 को जब दूसरी बैठक हुई थी, तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था 11 दिसंबर 1946 को। उम्मीद करते हैं दोनों पॉइंट याद हो गए होंगे कि पहली बैठक कब हुई, दूसरी बैठक कब हुई, पहली बैठक के अध्यक्ष कौन रहे, दूसरी बैठक के अध्यक्ष कौन रहे। ये सब आपको पॉइंट क्लियर हो गए। चलिएगा, अब जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं कि संविधान सभा द्वारा संविधान को भी 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया, अभी हमने आपको बताया था। और इसी समय 26 नवंबर 1949 को 22 भाग, जिसमें 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और आर्टिकल 395 और उसमें 8 अनुसूचियां उसमें जोड़ी गई, यानी कि शामिल की गई। लेकिन जब संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जो संविधान सभा की अंतरिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें वही भारत का राष्ट्रपति भी चुना गया, और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहे गए। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो आपको सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? तो भाई ये थी आपकी व्याख्या क्वेश्चन से संबंधित। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। पहली बैठक के अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरी बैठक के अध्यक्ष कौन थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात समझ में आ गई भाई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा रिक्त स्थान से अनधिक सदस्यों को मिलकर बनेगी। कितने विधानसभा सदस्यों से मिलकर बनेगी? तो वो थे भाई दोस्तों 500। कितने थे भाई? 500। तो आप कहोगे सर यहाँ पे 500 आ जाएगा। 500 से अनधिक सदस्यों को मिलकर बनेगी। अब बात करते भाई इसकी व्याख्या पर। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम भाई 500, अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं भाई। देखिएगा, अब यहाँ पे बात आप जो एग्जामिनर आपको फांसेगा वो पूछेगा कम से कम, और दूसरा पूछेगा अधिक से अधिक। ये पॉइंट याद रखो, अधिक से अधिक पूछेगा तो 500 बताइएगा, कम से कम पूछेगा तो 60। अब जैसे सपोज दैट आपको यहाँ से हमने मान लेते हैं, क्वेश्चन यही कह देता है कि बताइए भारत के अनुच्छेद 333 में उपबंधों के अधीन करते हुए राज्य के विधानसभा रिक्त स्थान से कम सदस्यों से मिलकर बनेगी, तो आप कितना बताते? तो अब आपको 60 बताना था। कितना बताना था साथियों? तो आपको 60। अधिकतम पूछेगा तो 500। लेकिन इनमें से कुछ क्या भाई? कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन? यानी कि अपवाद हैं। जैसे कि गोवा में 40 सदस्य, मिजोरम में 40 हैं, और सिक्किम में 32 है। तो ये आपके क्या है भाई? कुछ अपवाद है। क्यों अपवाद में क्यों आ गई है? अपवाद में इसलिए आई क्योंकि ये 60 से भी कम है। हमें मिनिमम 60 चाहिए था, मिनिमम 60 सदस्य चाहिए था, लेकिन ये 60 से तो कम है, तो इसलिए इन्हें अपवाद की श्रेणी में रखा गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के कई तरह की सरकार की शक्तियों को सीमित करता है, और सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ रिक्त स्थान है को निर्दिष्ट करना है, जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है, और उनका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती है। एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 का लेटेस्ट एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब है वो है दोस्तों हमारा मौलिक अधिकार। क्या होगा? तो आप कहोगे सर ये होगा हमारा मौलिक अधिकार। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या पर, इस पर एक प्रकाश डालते हैं इसकी व्याख्या पर। बहुत अच्छा पॉइंट है भाई, मौलिक अधिकारों से संबंधित। अब आपके यदि मौलिक अधिकार से कोई भी क्वेश्चन यदि बनेगा तो वो इन्हीं पॉइंटों से आएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। देखो समझो चीज़ों को ध्यान से, क्या कह रहा है क्वेश्चन। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया। सबसे पहली बात तो ये, यहाँ से भी पेन का थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि बताइएगा कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो यहाँ से पॉइंट तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पहला क्वेश्चन कॉपी में नोट करेंगे हमारे सभी भाई बहन
कि मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो टेस्ट करके उसके सामने लिख देंगे अमेरिका के संविधान से। पहला क्वेश्चन एग्जामिनर ये आपसे पूछेगा क्योंकि पूछा जा चुका है। सेकंड, मौलिक अधिकारों का विवरण संविधान के किस भाग में मिलता है और किस आर्टिकल में वर्णित किया है। तो भाग पूछेगा तो भाग बताना है 3 और आर्टिकल पूछना है तो अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन एग्जामिनर करेगा कि बताएगा कि मौलिक अधिकार का वर्णन भारत के भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 बता देना और भारत के किस संविधान में, तो अनुच्छेद 12 से 35 बता देना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। इस द सबसे ज़्यादा वीवीआई यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा एग्जाम का आने वाला क्वेश्चन कि भारत का मैग्ना कार्टा, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपको अपने दिलों और दिमाग में अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। तो आप कहेंगे सर भाग 3 को किसके कहेंगे भाई, भाग 3 को, मौलिक अधिकार के भाग 3 को हम भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, यह क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर करेगा बेसिक। तो आप कहोगे सर मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे दोस्तों, 7 मौलिक अधिकार थे। जो मैं पॉइंट ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूं उसे अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे। लेकिन 44वां संविधान संशोधन, कौन सा भाई, 44वां संविधान संशोधन 1978 को इसे संपत्ति के अधिकारों को मूल अधिकार से हटाकर संविधान भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट, और इसीलिए वर्तमान में यदि हम कुल मूल अधिकारों की बात करते हैं तो कुल मूल अधिकार 6 हैं। इससे पहले कितने थे, तो पहले की पूछेगा तो 7 बताना, वर्तमान में पूछेगा तो 6 बताना। अब ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो वर्तमान पूछ रहा है या वो आपसे पास्ट पूछ रहा है। तो पास्ट पूछेगा यानी कि पहले का तो 7, वर्तमान पूछेगा तो 6। नेक्स्ट, जब राज्यसभा के सभापति का पद खाली है और उसके कर्तव्य का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा। भाई यहाँ पे बात किसकी हो रही है, राज्यसभा के सभापति की। अब भाई आप सभी जानते हो कि सभापति के नीचे एक उपाध्यक्ष भी बैठता है। जब राज्यसभा का सभापति नहीं होगा, उस समय मान लो वो अवकाश पर है, तो उसके समय उसकी जो कर्तव्य का पालन है वो कौन करेगा, तो भाई उसका उपाध्यक्ष करेगा ना। तो किसका उपाध्यक्ष करेगा, तो भाई राज्यसभा का उपाध्यक्ष ही तो करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राज्यसभा का उपाध्यक्ष। 20 फरवरी 2024 में एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया, तो आर्टिकल यहां से याद रख लो, आर्टिकल 89 में। आर्टिकल 89 में क्या वर्णन किया गया, तो आर्टिकल 89 में कहा गया कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये बात अपने माइंड में सेट कर लेना, क्योंकि राज्यसभा के सभापति को भारत की संचित निधि का वेतन दिया जाता है। और राष्ट्रपति के यदि हम वेतन की बात करते हैं तो राष्ट्रपति का वेतन कितना है भाई, वेतन कितना है, तो आप कहोगे सर 5 लाख रुपए। राष्ट्रपति का वेतन कितना है भाई, 5 लाख प्रति माह। 5 लाख प्रति माह राष्ट्रपति का वेतन होता है। इस चीज को अपने माइंड में सेट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से वर्णन है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इनका जो वर्णन है ये आपके भाग 4 में है। किसमें अभी, भाग 4 में। इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, इंपॉर्टेंट लगा लो भाई सभी लोग। तो 20 फरवरी 2024 में आया था। तो ये भाग 4 में जो आपके भाई राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं भाई इनको इसमें रखा गया। और आप सभी जानते हो कि भारत के जो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये कहाँ से लिए गए हैं भाई। तो ये पूछा जाए कि बताएगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आप बताएंगे सर आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। इस पॉइंट को आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते इसकी व्याख्या पर। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट, उन पर चर्चा करेंगे कि इनका वर्णन संविधान के एक तो भाग 4 और आर्टिकल 36 से 51 में किया गया है। सेकंड, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। थर्ड पॉइंट है कि ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता और यह कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अगला पॉइंट है भाई लोक कल्याणकारी
राज्य की कल्पना का समावेश भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों से मिलता है। और ये कहाँ से लिए गए भाई, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आगे चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से है? तो वो हो जाएगा भाई आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी। अब आपसे एग्जाम में यहाँ से अपोजिट क्वेश्चन कर लेगा कि बताएगा अनुच्छेद 280 में किसका वर्णन है, तो आप कहोगे सर वित्त आयोग का। किसका बताना है, तब आपको वित्त आयोग का बताना है। यदि पूछेगा कि वित्त आयोग में किस आर्टिकल का वर्णन है, तो वित्त आयोग में आ जाता है 280 आर्टिकल, आर्टिकल 280। अगला क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे कर सकता है कि बताएगा कि वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो आप क्या कहोगे भाई कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो आप कहोगे सर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन अपने माइंड में सेट कर लो, इंपॉर्टेंट लगा लो भाई। कौन करता है भाई वित्त आयोग का गठन, भारत का कौन करता है, तो आप कहोगे सर वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति करता है। और वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष कितने होते हैं भाई, एक होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। राज्य वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 243 झा के तहत किया गया है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एन.के. सिंह, जो कि 2021 से 2026 तक ये एन.के. सिंह ये इसके अध्यक्ष रहेंगे, जो कि 2021 से बने और कब तक रहेंगे भाई, 2026 तक। यदि आपसे पूछा जाए कि बताइएगा कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो एन.के. सिंह बताना, और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछा जाएगा तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया होंगे। अगले कौन होंगे भाई, तो ये होंगे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ये अगले होंगे 16वां वित्त आयोग। अब भाई 15वां वित्त आयोग कब से कब तक लगा, तो 21/5/26। अब ये 26 के बाद कितना होगा, तो 26/5 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2031। तो ये 2000 हम मान सकते हैं कि 2026 से 2026 से 2031, 2026 से 2031 तक कौन रहेंगे, ये रहेंगे अरविंद पनगड़िया। ये बात हमें बताई गई है बुक के पॉइंट के, जो कि 16वां वित्त आयोग बताया कि अरविंद पनगड़िया होंगे। तो यही कब से रहेंगे, ये 2026 से 2031 तक के होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो ये भाई आर्टिकल 20 में कहा गया। किस में है, आर्टिकल 20 में। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 20 के तहत कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तो इसको याद रखो, आर्टिकल 20 के अनुसार हमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है। पहला पॉइंट आपको दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से बार अधिक दंडित नहीं किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट दिया गया कि अपराधी को अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत उसे सजा मिलेगी। बिल्कुल बात सही है। और तीसरा पॉइंट है कि किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो भाई ये थी आपके 3 प्रकार की। तो ये तीनों पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने। अगला पॉइंट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आपको बतानी है 250। एसएससी जीडी 21 फरवरी 2024 में आया है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, इंपॉर्टेंट लगा लो, आगे भी एग्जाम में 2025 में बनेगा जो क्वेश्चन। तो एसएससी जीडी 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है भाई 21 फरवरी का। ठीक है भाई, इसको याद रखेंगे। अगला पॉइंट है कि राज्यसभा का जो वर्णन है ये किस आर्टिकल में किया गया है। तो भाई राज्यसभा का वर्णन आर्टिकल पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 80 बता देना कि अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा को उच्च सदन और राज्य को परिषद भी कहते हैं और ये कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं भाई, 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं भाई। ये आपके यहाँ से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से अपनी कॉपी में नोट कर लो और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। भाई राज्यसभा को उच्च सदन तो कहते ही हैं राज्यसभा को, और इसे राज्यों की परिषद भी कहते हैं। भाई राज्य का मतलब क्या होता है, भाई राज्यों की परिषद इज इक्वल टू राज्यसभा। और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन ये भी आता है कि बताइएगा कि राज्यसभा को कभी भंग किया जा सकता है या नहीं। तो भाई राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती है। इस पॉइंट को अपने दिलो और दिमाग में बसा लो। राज्यसभा की सदस्यता के लिए हमें न्यूनतम आयु की कितनी आवश्यकता है, तो कुछ लोग 30 और 35 में कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, लेकिन आज से ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। राज्यसभा के लिए हमेशा 30 वर्ष की आयु चाहिए। और इनके जो सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है भाई, इसमें भी कुछ लोग 5 और 6 साल में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो भाई राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष के लिए होता है, याद रखेंगे भाई। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आएगा कि राज्यसभा के उच्च सदन और राज्यों की परिषद भी कहते हैं,
और राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, और राज्यसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, और इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए आयोजित किया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे भाई। अगला पॉइंट है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है, अभी मैंने आपको बताई कितनी थी भाई, 250 हो सकती है। वर्तमान समय में इसके सदस्यों की यदि हम संख्या की बात करें प्रेजेंट टाइम, तो वो कितनी है, 245। ये है आपकी वर्तमान स्थिति। अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो अधिकतम 250 हो सकते हैं, 5 अभी और इसमें शामिल हो सकते हैं, जिनमें से 233 सदस्य विधानसभा के निर्वाचित और 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये भी आपसे पूछेगा, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सके हैं। ऑप्शन आपके सामने दिए गए, और ये क्वेश्चन आपके 21 फरवरी 2024 को एग्जाम में आया था। तो इसका सही आंसर है भाई कि बाहरी आपात स्थितियों के दौरान, जैसे कि आपका युद्ध है या कोई बाहरी कंट्री आक्रमण कर देता है उसके दौरान। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात और युद्ध बाहरी आक्रमण के बारे में उल्लेख किया गया। अब देखिएगा, राष्ट्रीय आपात का संबंध भारतीय आर्टिकल में किस संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आप कहोगे सर अनुच्छेद 352 में। इसके दौरान जीवन में व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 20 और 21 से छोड़कर समस्त मूल अधिकार इसमें निलंबित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, कोई भी व्यवसाय या आपका कोई भी व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है, तो वो किस आर्टिकल में है, तो ये है आपका आर्टिकल 19 से 22। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक ये आपका लेटेस्ट एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है भाई। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे भाई इस बार, तो याद रखेंगे। आइए बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। स्वतंत्रता के अधिकार की यदि हम बात करते हैं तो ये आर्टिकल आपका 19 से 22 तक सम्मिलित है। कितना भाई, तो यदि हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं तो ये आर्टिकल 1922 में। तो आर्टिकल 19 की बात करते हैं सबसे पहले, तो आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। किसकी भाई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन। अनुच्छेद 20 में दोष संबंधी के संबंध का संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इंपॉर्टेंट लगा लो भाई इसको, कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किसमें, तो आर्टिकल 21 में। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण करना, यह आर्टिकल 22 में किया गया है। तो भाई इस आर्टिकल 21 वाले को स्टार पॉइंट बना के नोट कर लेना भाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है, तो भाई बता देना है, ये आर्टिकल 21 में हो जाएगा। ठीक है भाई, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है, 21 फरवरी 2024, तो वो है आर्टिकल 79 से 122। और इसमें 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग है भाई, संसद के अंग की बात करी जाए तो संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, तो आप कहोगे 3 अंग होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा होता है लोकसभा। और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती, ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक है भाई, और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल भी मैंने बताया 6 वर्ष के लिए होता है। आयु भी बताइए, न्यूनतम आयु 30 वर्ष भी होनी चाहिए। नेक्स्ट, आगे चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला पॉइंट है कि अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 में किसका वर्णन किया गया, तो अनुच्छेद 79 में भाई संसद का वर्णन है। किसका वर्णन, संसद का। राज्यसभा का मैंने बताया कि राज्यसभा अनुच्छेद 80 है, लोकसभा कितना 81 है भाई। इन दोनों का क्रम याद रखो, सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ राज्यसभा और लोकसभा याद करने का। इन दोनों का क्रम याद रखो, एक का याद कर लो, लोकसभा का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जब राज्यसभा 80 है तो लोकसभा 81, राज्यसभा पहले तो लोकसभा बाद में। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, कार्यकाल पूछेगा तो 6 वर्ष बता देना है। न्यूनतम आयु पूछा जाएगा तो 30 वर्ष बता देना है। और ये आर्टिकल 80 में है और लोकसभा आर्टिकल 81 में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है भाई, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है भाई। 21 फरवरी 2024 का क्वेश्चन है भाई। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित पूछा है तो कौन सा भाई, तो वो है आपका अनुच्छेद 51A। कौन सा हो जाएगा साथियों, अनुच्छेद 51A। मूल कर्तव्य से जुड़ी कुछ पॉइंट है, इनको चर्चा करते हैं। कि जैसे मूल जो कर्तव्य, ये हमारी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को इस संविधान में ऐड किया गया और इन्हें भाग 4 का और आर्टिकल 51 का में रखा गया है और इसे रूस के संविधान से लिया गया। भाई आपको याद रखना है, जो हमारे मूल कर्तव्य ये कहाँ से लिए गए, तो आपको सर ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से भाई लिए गए, तो आपको सर ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है।
और मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 11 है। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है मूल कर्तव्यों की संख्या? तो आपको भाई 11 बता देनी है। वर्तमान में मूल जो आपके मौलिक कर्तव्य इनकी संख्या कितनी है? तो आपको कितनी बतानी है दोस्तों? तो आप कहोगे सर 11 हो जाएगी। भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? तो वो है दोस्तों राज्यसभा। क्या हो जाएगा अभी? राज्यसभा के अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। आर्टिकल 64/89 राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, अभी मैंने आपको बताया था। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए इसे मतदान का भी अधिकार नहीं होता है। जब सदस्य नहीं होगा तो इसे मतदान देने का भी अधिकार नहीं है, लेकिन सभापति के रूप में इसे निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। आइए बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज को लेकर। राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान के किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन करता है? तो वो है भाई आर्टिकल 51A। कौन सा है दोस्तों? तो आपको सर यह है आर्टिकल 51A का ए। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है भाई दोस्तों वो कितनी है? 11 है। और आर्टिकल 51 का के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है कि वो भारतीय संविधान का पालन करे, अपने आदर्शों का पालन करने, अपने राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करे। ये तो भाई हमारे अंदर ये देश के प्रति, भारतीय संविधान के प्रति भाई भावना होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में अपने संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है, नेक्स्ट। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की हमें क्या करनी चाहिए भाई? रक्षा करनी चाहिए। देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, भारत की संप्रभुता की रक्षा करें, सभी लोगों की समरसता और समान भ्रातृत्व भावना का निर्माण करें, हमारी संस्कृति और गौरवशाली महत्व को समझें और अपना और उसका परिरक्षण भी करें, प्राकृतिक और पर्यावरण को बचाएं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, आगे बढ़ें। और अपने माता पिता या संरक्षक जो भी हों उनको वही 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अवसर प्रदान जरूर करें भाई। ये हमारे मूल कर्तव्य होने चाहिए। साथियों, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो रिट है वो जारी किया गया नहीं है? तो वो है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण आपकी है, प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा, लेकिन जस सोली नहीं होगा भाई, ये जस सोली है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका एक रिट नहीं है। रिट कितने प्रकार की होती है? रिट आपके 10 तरह की रिट इसमें जारी करता है। यहाँ पे दिया गया है, सॉरी 10 नहीं 5 तरह की रिट जारी करता भाई, 10 बातें बता दी। यहाँ पे जब मैंने देखा कि 5 है तो यहाँ से कितनी भाई 5 तरह की रिट जारी करता भाई, 5 प्रकार की रिट जारी करता। मैंने 10 बता दिया भाई, सॉरी। तो कितने प्रकार की रिट जारी करता भाई? 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जिसमें से आपका एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख, ये 5 तरह की रिट जारी करता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में मौलिक कर्तव्य शामिल है? अब भाई अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले बताया मौलिक कर्तव्य। भाई मौलिक कर्तव्य अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 14 में। तो भाई क्या था भाई? आर्टिकल 51A में, आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। रिक्त स्थान की अवधारणा तत्कालीन सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ यूएसएसआर के संविधान से ली गई है। क्या लिए गए? मैंने अभी आपको बताया था वो क्या थे भाई हमारे, तो वो थे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए भी? मैंने आपको बताया था ये रूस के संविधान से लिए गए। कहाँ से लिए गए भी? रूस के संविधान से। ये दोनों क्वेश्चन आपके अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, वो भी 2024 के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, और ये भी आपके 23 फरवरी 2024 को ही एग्जाम में आया था। बस थोड़ा सा घुमा के इसमें क्वेश्चन को पूछा है, जबकि आंसर दोनों का सेम ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णन किया गया है? तो वो है दोस्तों आपका आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 में जो हमारा भारतीय संविधान है इसको सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेखों में इसका वर्णन किया गया है। अब इसके संबंधित कुछ व्याख्या है कि आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। भाई अध्यादेश अब देखियो, अब यहाँ से आपके दो क्वेश्चन एग्जामिनर करेगा। एक तो करेगा आपका ट्रूथ एंड फॉल्स में, कि बताएगा कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति निहित है या नहीं। तो या तो हाँ या ना बताएंगे। सीधा सा क्वेश्चन यही बनेगा कि बताइएगा कि जो अध्यादेश की शक्ति है वो किसके द्वारा निहित है? तो आप कहोगे राष्ट्रपति के द्वारा। किस आर्टिकल में? तो 123।
सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस आर्टिकल के तहत हुआ? तो आर्टिकल 124 बता देना है सभी साथियों को। और सार्वजनिक महत्व के विषय पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की राय मांग सकता है, तो ये आर्टिकल 143 में कहा गया है। नेक्स्ट, भारत में राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट का पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो भाई आपका जो काउंसिल ऑफ स्टेट होता है राज्यसभा, तो वो होता है आपका भारत का उपराष्ट्रपति। कौन होता है भाई? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और ये भारत के जो उपराष्ट्रपति है इसका वर्णन आर्टिकल 63 में किया गया। किसमें? आर्टिकल 63 में। आइए बात करते हैं इसकी व्याख्या पर। उपराष्ट्रपति का पद भारत के उपराष्ट्रपति का संबंध जो है, या उपराष्ट्रपति का जो पद है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपको किस तरह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन और निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और उपराष्ट्रपति को जो पद की शपथ है वो कौन दिलाता है? वो राष्ट्रपति दिलाता है। अब भाई जब उपराष्ट्रपति के जो पद की शपथ होगा वो कौन दिलाएगा? तो भाई आप कहोगे सर वो तो राष्ट्रपति दिलाएगा। तो भाई कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट। निम्नलिखित में से किसे भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? भाई देखो, मैंने आपको पता है ये बेसिक सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछा है। भाई क्या पूछा? भी भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भाई किससे चुना गया था? तो आपको सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इन्हीं को भी भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो कौन हो जाएंगे? तो आपको सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ से आंसर बता देना है। ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्त स्थान के पास संसद के किसी भी सदस्य के आवाहन या सत्रावसान करने या सत्रावसान बुलाने की लोकसभा भंग करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो वो है भाई भारत के राष्ट्रपति में। लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो आप कहोगे सर ये शक्ति तो केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है। भाई किसके पास है? भाई राष्ट्रपति के पास है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? भाई ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे व्याख्या दी गई कि आर्टिकल 85 के तहत संसद दोनों सदन को आहूत करना, सत्रावसान बुलाना और लोकसभा को विघटन करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है। आर्टिकल 108 में राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक को भी बुला सकता है। अब आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर करेगा, बताइए कि राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक किस आर्टिकल के तहत बुलाएगा? तो आर्टिकल 108। यहाँ पे एक पॉइंट आपको नोट कर लेना है कि दिया गया कि संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अब आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर कर दे कि बताएगा कि संयुक्त सत्र की जो अध्यक्षता है ये किसके द्वारा की जाती है? तो आपके सामने ऑप्शन आएगा लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति। तो आप क्या बताएंगे कि जो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता होती है वो दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो क्या हो जाएगा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई अगला पॉइंट क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें भाई गलत कथन बताना है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51 ए में है, अभी हमने आपको बताया था। संविधान का 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाई अभी आपको यहाँ से देखो, यहाँ से मिल जाएगा। आपने इसमें क्या पढ़ा कि मौलिक कर्तव्य 51 ए में, और यही तो मैंने आपको बताया था, ये बात सही है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 ए में, भाई भाग 4 ए में लिया गया, गलत हो जाएगा। तो यही तो पूछा कि गलत कौन सा है, तो भाई गलत वाला कौन सा होगा? भाई ऑप्शन नंबर सी। ये भाई 4 ए में नहीं लिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 25। भारत राज्य की लोकसभा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक का मतलब होता है अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, इसका उल्लेख भारत के संविधान के किस भाग में निहित है? तो ये भाई भाग 4 में निहित है। किस में? भाई भाग 4 में, ऑप्शन नंबर बी। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड से लिए गए हैं, जिसमें आर्टिकल 40 में आपके ग्राम पंचायतों का गठन, इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के नोट कर लेना इसको। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, कृषि एवं पशुपालन का संगठन आर्टिकल 48, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का आर्टिकल 49 और न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के कार्यों का पृथक्करण करना आर्टिकल 50, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना आर्टिकल 51। इसको लगा लेना इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इनका मुख्य उद्देश्य क्या हासिल करना है? तो भाई राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिए गए हैं, और इसका जो मुख्य सिद्धांत रहा है वो रहा है कि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। क्या रहा है दोस्तों? इसका मुख्य उद्देश्य रहा है सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत का प्रस्तावना में शामिल समाज, समाज की आर्थिक, राजनीतिक न्याय और स्वतंत्रता और समानता के बंधुत्व की भावना पर आधारित है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये किसका उद्देश्य है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया? एसएससी जीडी 24 फरवरी 2024। अभी तक हमारे जो भी क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं वो सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो क्या है दोस्तों? वो है आपका उपाधियों का उन्मूलन। उपाधियों का उन्मूलन है ऑप्शन नंबर ए। समानता का अधिकार आर्टिकल किसमें? तो आर्टिकल 14 से 18 में। आर्टिकल 14 में विधि के कानून समक्ष समानता का अधिकार आर्टिकल 14। धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान आदि के संबंध में भेदभाव निषेध आर्टिकल 15 में। लोक नियोजन में अवसर की समानता आर्टिकल 16 में। अस्पृश्यता का अंत इंपॉर्टेंट लगा लो, उपाधियों का अंत इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं। तो आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अस्पृश्यता का अंत किसमें है? तो आप कहोगे सर ये है आपका आर्टिकल 17 में। और उपाधियों का अंत किसमें है? तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा आर्टिकल 18 में। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति के समृद्ध विरासत के महत्व को संरक्षण में संबोधित करता है? तो वो है आपका आर्टिकल 51 ए एफ। कौन सा भाई? आर्टिकल 51 ए एफ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 168 में जो निहित है कि किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन होते हैं और एक को हम किस नाम से जानते हैं और दूसरे को विधानसभा। तो भाई एक तो विधानसभा होती है, दूसरी विधान परिषद होती है भाई। तो एक तो क्या होती है भाई? विधान परिषद और दूसरी विधानसभा। आइए बात करते हैं भाई विधान परिषद की। भाई विधान परिषद जो होती है यह राज्य में विधान परिषद का गठन समाप्ति का प्रावधान है और इसे आर्टिकल 169 में दिया गया है। और यह विधान परिषद राज्य की विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जैसा आपका राज्यसभा वाले में होता था कि राज्यसभा में भी न्यूनतम आयु 30 वर्ष और उसका कार्यकाल 6 वर्ष। ठीक वही आपका विधान परिषद में भी है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना सहित 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। इसमें न्यूनतम सदस्य आपके 40 और अधिकतम सदस्य विधानसभा के कुल सदस्यों की 1/3 संख्या से अधिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं भाई। अगला पॉइंट है भाई आज का हमारा अंतिम पॉइंट है, क्योंकि हम आज के सेशन में केवल 30 तक के क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करेंगे, बाकी के शेष क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है भाई? संपत्ति का अधिकार क्या है भाई? ये एक संवैधानिक अधिकार है। अभी हमने थोड़ी देर पहले इस पर भी चर्चा की थी। संवैधानिक अधिकार 44वां संविधान संशोधन, इसको संपत्ति के अधिकार से हटाया गया था, वही वाला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। क्या था भाई? संवैधानिक अधिकार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे इसकी व्याख्या पर भी पढ़ लेते हैं कि मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको मौलिक अधिकार से हटाकर भाग 12 और आर्टिकल 300 का के तहत इसको कानूनी अधिकार देकर इसे संवैधानिक अधिकार के रूप में रखा गया। क्लियर? हालांकि ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से आपको आ गया तो, लेकिन मैंने पढ़ दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं किसी को यहाँ तक। चलिएगा अगला पॉइंट आता भाई क्वेश्चन नंबर 31। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चन हमने आप लोगों से डिस्कस किए। उम्मीद करती है 30 क्वेश्चन में से आपको काफ़ी पॉइंट यहाँ से अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। उम्मीद करते हैं आज का सेशन भाई आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि भाई सेशन अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देंगे और एक वीडियो के लास्ट में आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि सेशन कैसा लगा है और हम अपने सेशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो ये हमें आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे भाई। ठीक है, कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बताएंगे और सेशन को आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि और भी स्टूडेंट इस क्लास में जुड़ सकें। और कल हमारा भारतीय संविधान की भाई पार्ट 2 की क्लास होगी, सेकंड क्लास होगी, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 31 से आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि डेली क्लासेस में आप लोग जुड़ सके। तो आज के सेशन में इतना ही और मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में आगे के प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।